में 4 ममालिक का मुखफ़फ़ के तौर पर बनाया गया था, जिसमें रूस था, इंडिया था, चीन था और ब्राज़ील था, और फिर साउथ अफ्रीका इसमें बाद में 2010 में शामिल होता है। और ये इत्तेहाद ये है कि जो ममालिक उस वक्त मौशी तौर पर तरक्की कर रहे थे, 2050 तक वो लीडिंग ममालिक हो जाएंगे, और ये इसलिए इत्तेहाद बनाया गया था ताकि मौशी तौर पर इसमें देखा जा सके। तो नजमुल साकिब साहब, क्या समझते हैं कि ब्रिक्स में इस बार न्यू क्या हुआ है और हमारे लिए इसमें क्या है? देखिए, हमारे लिए तो ये है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की जो है वो मेंबरशिप हो जाए, और 2025 यानी अगले साल ब्राज़ील में होनी है। ये ब्रिक्स का नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह समिट का, उस तक हो सकता है कोई आपको कोई अच्छी खबर शायद मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो अच्छा होगा। जहाँ तक इस यानी समिट का ताल्लुक है, तो दो बड़े, मैंने उसका ये जो 32 सफ़ात की डिक्लेरेशन आई है ना जी, ये वो समिट है जिसका इन्होंने रखा था जी कि टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म, यानी मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना इस समिट की थीम थी। 32 सफ़े की डिक्लेरेशन मैंने पढ़ी, और उसके बाद मुझे 2-3 इसमें से टेक अवेज नजर आए जो कि एक्चुअली हुआ। बाकी तो ये होता है ना, इस चीज़ का नोट लिया, इसको ये होना चाहिए, इसको वो होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम जो है, रूस का प्रपोजल था कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, क्योंकि रूस को बैन किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसकी जगह पे ब्रिक्स का अपना कोई इसका मैसेजिंग सिस्टम जो है वो करें, जो कि माना गया। फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में बात की रूस ने, क्योंकि डॉलर से जान छुड़ानी है और उनको और भी मुसीबतें हैं, और उसमें हमने पाकिस्तान का भी नाम पढ़ा कि कोई अजनास वगैरह जो है ना, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये तो दो हो गए रूस के प्रपोजल जो माने गए। चीन ने बताया कि ब्रिक्स एक बड़ा संजीदा फोरम है, और अगर दुनिया में किसी भी मुल्क को कोई प्रॉब्लम है तो हम मौजूद हैं, यानी चाइना मौजूद है। दो इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें सामने आई कि टर्की अगर मेंबर बन जाता है तो वो यूरोप का पहला मुल्क होगा जो कि इस ग्लोबल साउथ वाले एरिया में आएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, ये पूरे वेस्ट के लिए और ग्लोबल नॉर्थ के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि चीन और इंडिया ने, यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और नरेंद्र मोदी साहब ने एक मीटिंग की, और उसमें ना सिर्फ बर्फ़ पिघली बल्कि उस बर्फ़ का पानी बना, पानी गिलास में पिया गया, और वो आइंदा की सूरत हाल बताई गई कि जी हम इसको, तो लगता यही है कि यानी इंडिया ने को थोड़ा सा अपने आप को झुकाया है, जिसकी वजह से चीन ने कहा है कि खैर है। आखिरी बात, ब्रिक्स आई थी इसलिए कि वर्ल्ड बैंक और IMF को जो है वो जान छुड़ाई जाए, डॉलर से जान छुड़ाई जाए। ये तो नहीं कर सके, लेकिन इसकी प्रोग्रेस जो है आहिस्ता है, लेकिन जाने वाली है बहुत आगे तक। ठीक है, आगे तक जाने वाली। राव खालिद साहब, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद है, जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने कहा कि अल्लाह करे पाकिस्तान इसका मेंबर बन जाए अगली बार में जब ये समिट होती है, तो पाकिस्तान के लिए कितना अहम हो सकता है ये? बहुत अहम है। ये तो फ्यूचर के फोरम्स है, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, ये वो फोरम्स है जो एक ग्लोबल साउथ का ब्रिक्स जैसे कहा नजमुल साकिब साहब ने, ये है और बहुत पावरफुल फोरम है, नो डाउट। और नए इक़्तिसादी निज़ाम की बात की, बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी निज़ाम जो है उसमें ख़ास तौर पे वो बात करते हैं जो छोटे मुल्क कर्जे में दबे हुए हैं और वो दे नहीं सकते, उनकी डेवलपमेंट इम्पैक्ट होती है, तो उनके हवाले से भी बात करते हैं। फिर डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पुतिन ने की इस में, उसने कहा कि जी हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे, क्योंकि पहला वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो कैओस का बायस बना है और दुनिया में जंगों का बायस बना है। हम एक पुरअमन दुनिया के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे। तो उस हवाले से इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बहुत आगे के हैं और ये आगे तक जाएगा। और दूसरी जो अहम बात जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इस इजलास में पाकिस्तान नहीं था, ना पाकिस्तान को दावत दी गई, ना पाकिस्तान ने शिरकत की। और सुना है भारत ने कोशिश की है कि नए मेंबर्स ऐड ना हों, जबकि ये फोरम जो मल्टीलैटरलिज्म की जब बात करता है तो होंगे नए लोग, रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। हमने बड़ा लेट इनिशिएटिव लिया और हमें थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद मेंबर तो बन जाए, लेकिन थोड़ा जोर लगा के रखना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए ताकि ये मामला जो है ना वो बेहतर से बेहतर हो सके। राइट। और दूसरा इसमें जो डी-डॉलराइजेशन वाला वो है, वो हमें बहुत सूट करता है, क्योंकि डॉलर के नीचे तो हम पिस के रह गए हैं। जी साकिब बशीर साहब, मगरबी ममालिक के साथ क्या सलूक रवा रखा जाए, ये भी एक बुनियादी चीज़ है जो इसमें डिस्कस होती है। तो आप क्या समझते हैं? एक तो ये और भी फॉरम्स हैं, SCO का जिक्र किया गया, फिर ब्रिक्स का जिक्र किया गया, बड़े अहमियत के हामिल हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस तो वो मगरबी मॉडल के एक मुतबादल के तौर पर इसको जो ब्रिक्स को पेश किया जा रहा है, जिसमें डॉलर की जो अजारादारी है वो ख़त्म करने या जो करेंसी है मुश्तरका जो करेंसी मुतारफ़ कराने का जो इसमें कोशिश की जा रही है,
तो मेरा ये ख्याल है कि मगरबी ममालिक इसको शुरू में जब 2006 में ये ब्रिक्स बने तो उस वक्त जो नकाद कह रहे थे इसको गैर आम एक फोरम जो है समझा जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने जो है वो अब जोर पकड़ा है और एक मुतबादल मॉडल के तौर पर सामने आ रहा है। फिर नए मेंबरान अभी भी शामिल हुए। पाकिस्तान के हवाले से भी बात जो है वो अगर होगी तो ये भी ये वो आया है कि इंडिया की तरफ से ये इशारा भी दिया गया कि आइंदा से अगर कोई भी मेंबर शामिल हो तो इत्तेफाक राय से हो, तो फिर पाकिस्तान की जो शमूलियत है वो इंडिया की इनपुट भी उसमें होगी। फिर इंडिया और चाइना के दरमियान अभी इजलास से पहले जो पेट्रोलिंग के हवाले से भी मुआहदा हुआ, तो ये एक मुतबादल मॉडल है जो डॉलर के जो वो उसके मुकाबले में करेंसी भी लाना चाहते हैं, तजारत भी की जा सकती है, या अगर कोई ऐसी मुश्तरका करेंसी आती है तो उसका फ़ायदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान को भी हो सकता है। जो पाक ईरान जो गैस है, तेल की अदायगियों के हवाले से इस करेंसी को इस्तेमाल किया जाए, अगरचे इसमें इशूज़ होंगे बैंकिंग सेक्टर में या मुख्तलिफ जगहों पर, फिर ज़्यादातर ममालिक जो इसका हिस्सा है वो डॉलर में उनकी जो सारी मईशत जो है वो उस पर बेस करती है। इश्यूज़ तो उस पर बहुत ज़्यादा होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्रोग्रेस है ऐसे लगता है कि वो हमें नज़र आएगी।